नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जॉब ऑफ द डे के अंतर्गत हंसराज महाविद्यालय में, जो कि दिल्ली में एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली का कॉलेज है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा चर्चा करेंगे, 2 प्रश्न छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी OMR सीट। साथ ही साथ परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग एजेंसी। आगे बढ़ेंगे, टल सकती है नीट UG 2024 की काउंसलिंग। नेक्स्ट न्यूज होगी, यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 20 तारीख को होने जा रही है। प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह होगा बार कोड लागू। और साथ ही साथ खबर ये है कि बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। अगली खबर है कि वित्तविहीन व दागदार कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। साथ ही साथ खबर है कि ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी पर फाइलों में दबा रह गया प्रस्ताव। और नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। बात यहाँ पर हो रही है पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में। तो सारी खबरें देखेंगे 1 to 1, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के जॉब ऑफ द डे खबर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है, हंसराज महाविद्यालय में करें आवेदन। कुल 25 पद हैं सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 13 जुलाई 2024 है। पात्रता क्या है? स्नातकोत्तर डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन करने के लिए आप लोग जो हंसराज कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ वाला जो सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में संकाय पदों की नियुक्ति के लिए भी अवसर हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। वेबसाइट होगी du.ac.in। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे RO और UP परीक्षा के लिए। और साथ ही साथ अब आयोग नए तरीके से परीक्षाएं करवाने जा रहा है, तो बहुत सारे नए चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। तो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक बदलाव पर अब यहाँ पर चर्चा की जा रही है और कई सारे नए नियम लगाए गए हैं। देखो, होगा क्या कि अब हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग प्रेस भी 2 प्रेसों में होगी। इतना ही नहीं, OMR सीट भी ABC नहीं बल्कि मल्टीपल सीरीज में होगी। पुलिस RO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमकर फजीहत हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा की प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या एग्ज़ाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। गौरतलब करने वाली बात यह भी है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होगी, वो भी मल्टीपल नंबरों वाली। ABCD सीरीज में प्रश्न पत्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हर सेट के प्रश्नों के क्रम तो बदले ही होंगे, उनमें जवाब के विकल्प भी परिवर्तित रहेंगे। यानी कि किसी सीरीज में एक सवाल के जवाब का A विकल्प सही है, तो दूसरी सीरीज में उसी प्रश्न का कोई दूसरा विकल्प सही होगा, ताकि नकल की आशंका को खत्म किया जा सके। परीक्षा कक्ष में पेपर बांटते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि अगल बगल के अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज मिले। OMR सीट यानी कि उत्तर पुस्तिका भी मल्टीपल सीरीज में होगी, ताकि OMR बदले जाने की आशंका भी ना रहे। इसके अलावा हर OMR की 3 प्रतियां होंगी। एक प्रति मूल्यांकन के लिए भर्ती कराने वाली संस्था को दी जाएगी, तो दूसरी कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि किसी तरह के विवाद होने की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। तीसरी प्रति अभ्यर्थी को सौंपी जाएगी। और पूरी परीक्षा की व्यवस्था एक एजेंसी के पास नहीं होगी। इसके लिए 4 अलग अलग एजेंसियों का चयन किया जाएगा। एक एजेंसी पेपर तैयार करने, छपवाने तथा सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी एजेंसी के पास परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी, यानी कि कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने, केंद्र की व्यवस्था तथा परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग तक पहुंचाने का काम होगा। तीसरी एजेंसी के पास परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था होगी। चौथी एजेंसी के पास OMR सीट की स्कैनिंग तथा
अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। यह काम आयोग परिसर में ही होगा। तो भर्ती परीक्षाओं से पहले या परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने एवं अन्य तरह की अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। इससे परीक्षा सवालों में घेरे में आ जाती है, जिससे भर्ती आयोग की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। इससे बचने के लिए गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आयोग की ओर से किसी अफवाह का तत्काल खंडन किया जाएगा। इसके अलावा आयोग के अफसर एसटीएफ एवं पुलिस के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। परीक्षा केंद्र स्थापित कर वहां से निगरानी भी रखी जाएगी। तो एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भर्ती में 4 लाख से अधिक आवेदक हैं तो 2 स्तरीय परीक्षा होगी, यानी कि एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके अलावा एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों की, मतलब अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उसी के अनुसार परीक्षा पालियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 5 लाख से कम अभ्यर्थियों की स्थिति में भी आयोग 1 से अधिक पालियों में परीक्षा करा सकता है। और किसी भर्ती परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो एग्ज़ाम से पहले मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। इसमें भर्ती आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंडल और जिला स्तर पर भी बैठक होगी। तो ये सारी तैयारियां की जा रही हैं आरओ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले। खास तौर से अब आयोग की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें काफ़ी व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बार कोड लागू होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले आयोग 4 सीरीज में पेपर तैयार करता था और प्रारंभिक परीक्षा के बार, मतलब यहाँ पर सीरीज बार उत्तर कुंजी जारी कर देता था। प्रत्येक सीरीज की उत्तर कुंजी पर प्रश्न संख्या होती थी और उसके सामने प्रश्न का सही विकल्प अंकित होता था। पहली बार आयोग ने सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बार कोड की व्यवस्था लागू कर दी। ऐसे में अभ्यर्थियों को पता ही नहीं लगा कि उनके पास किस सीरीज की उत्तर पुस्तिका आई। और आयोग ने उत्तर कुंजी के रूप में बारकोड वाली एक प्रश्न पुस्तिका ही जारी कर दी है। इसमें सीरीज का अंकन न होने के कारण प्रश्न पुस्तिका में सही वैकल्पिक उत्तर को हाईलाइट एवं आयताकार खाने में घेर कर प्रदर्शित किया गया है। अभ्यर्थियों को जारी प्रश्न पुस्तिका से अपने उत्तरों का मिलान करना है। तो आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के अनुसार अभ्यर्थियों को जारी प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे जारी की गई प्रश्न पुस्तिका के प्रश्न की क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे और आयोग की ओर से जारी उत्तर एवं प्रत्यावेदन के रूप में प्रस्तावित अपना उत्तर लिखेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य भी प्रत्यावेदन के साथ उपलब्ध कराना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो है तैयारियाँ काफ़ी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि नकल के सभी रास्ते बंद। प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बारकोड की व्यवस्था लागू करते हुए आयोग ने नकल के सभी रास्ते भी बंद कर दिए हैं। केंद्र में परीक्षा देते वक्त किसी भी अभ्यर्थी को मालूम ही नहीं होगा कि वह किस सीरीज की प्रश्न पुस्तिका पर परीक्षा दे रहा है। वहीं अगर कोई अभ्यर्थी अपनी ओएमआर सीट खाली छोड़ देता है तो बाद में भी ओएमआर पर सही उत्तर अंकित नहीं किए जा सकें, क्योंकि प्रश्न पुस्तिका का मल्टीपल, मतलब जो प्रश्न पुस्तिका होगी वो मल्टीपल संख्या में होगी। ऐसे में अगर कोई बाद में ओएमआर सीट पर सही उत्तर भरना चाहेगा तो भी उसके लिए यह आसान नहीं होगा। और अन्य परीक्षाओं में भी लागू रहेगी व्यवस्था। भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं की प्रश्न पुस्तिकाओं में भी बार कोड की व्यवस्था लागू रहेगी। आयोग इसी साल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ प्रारंभिक परीक्षा और कई दूसरी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। आयोग की ओर से किए गए इस बदलाव को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बदलाव अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। तो पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे परीक्षा केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। तो 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। और कहा जा रहा है कि आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। मतलब ये भी पता नहीं होगा कि जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो किस कक्षा में अपनी ड्यूटी देंगे। उनको आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष आवंटित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50 प्रशिक्षित स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर के शासकीय स्टाफ को रखा जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बंडल लाने और ले जाने की वीडियोग्राफी कराएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। तो गृह जनपद में अब आपके एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनेंगे, केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद मिलेगा। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर उन्हें नहीं भेजा जाएगा। मंडल में गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में केंद्र आवंटित होंगे। परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा, जिससे एक स्थान के परीक्षार्थी एक ही केंद्र पर परीक्षा न दे सकें। मतलब ये पहले ये होता था ना कि अमुक जनपद का अमुक जनपद में, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परीक्षा कहाँ पर हो रही है। 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी से रखी जाएगी नज़र। तो परीक्षा कक्ष के अंदर प्रश्नपत्रों OMR शीट का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर होंगे और परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू की जा रही हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था तो यहाँ पर यही है कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र जो है वो आवंटित किए जाएंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए कि आगामी जो परीक्षा होगी वो कम से कम आप 150 से 200 या इससे ज़्यादा की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। वित्तविहीन और दागदार कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। केंद्रों के निर्धारण को लेकर सरकार विशेष सतर्क। DM की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी निर्धारण कि किसको परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, किसको नहीं बनाया जाना है। परीक्षा केंद्र निर्धारण के मानक क्या होंगे? ये बस एवं रेलवे स्टैंड कोषागार के 10 किलोमीटर परिधि में होंगे। कक्ष निरीक्षकों के लिए अध्यापकों और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। विगत 3 वर्षों में कराई गई परीक्षाओं का अनुभव। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सड़क और यातायात की सुविधा हो। परीक्षा केंद्र की बाउंड्री व अन्य सुविधाएं हो। CCTV लगा हो, कैमरे जो हैं वो काम कर रहे हों। आयोग इसे सुनिश्चित करेंगे। तो पहली श्रेणी में राजकीय संस्थान, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज शामिल किए गए हैं। दूसरी श्रेणी यानी कि श्रेणी B की ख्याति प्राप्त और सभी सुविधाओं से संपन्न वित्त पोषित शिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। इनके चयन को लेकर भी 10 बिंदु वाले मानक तय किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि प्रश्नपत्र की प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह हो। प्रश्नपत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, पर बहुत ज़्यादा ना हो। परीक्षा नियंत्रक प्रिंटिंग प्रेस नियमित निरीक्षण करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के प्रत्येक स्टाफ के आने जाने का समय रजिस्टर में दर्ज हो। प्रिंटिंग प्रेस के हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था हो। बाहर का प्रवेश वर्जित हो। हर कोना CCTV की जद में हो। रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रहे। अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान एवं बायोमेट्रिक मिलान ठीक से किया जाए। तो ये सारे नियम अब यहाँ पर लागू होंगे। निश्चित रूप से ये जो नियम बनाए गए हैं, इससे एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। और ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी, पर फाइलों में दबा रह गया प्रस्ताव। तो UPPSC ने पेपर लीक को रोकने के लिए 8 साल पहले ही ऑनलाइन परीक्षा का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन यह फाइलों में ही दबा रहा। अभ्यर्थियों ने अब फिर से यह मांग उठाते हुए CM को पत्र लिखा है और ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने का आग्रह किया है। RO प्री 2023 से पहले भी UPPSC की कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। UPPCS परीक्षा 2015, RO परीक्षा 2016 समेत कुछ अन्य में भी पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक रोकने के लिए आयोग ने 8 साल पहले एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की गई थी। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षाएं निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव था। इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन आयोग ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी कि जिस पर निजी एजेंसियां काम करने को तैयार नहीं हुई। बाद में यह प्रस्ताव फाइलों में दबा रह गया। RO प्री में जब पेपर लीक हुआ तो सवाल उठने लगे कि कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर UPPSC ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं कराता है। और इसी के साथ
जो मीडिया प्रभारी हैं प्रशांत पांडे, उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर भर्तियों में धांधली रोकने के लिए परीक्षा आयोजन में व्यापक बदलाव की मांग की है। सीएम से मांग की गई कि भर्ती परीक्षाओं को वर्तमान समय के अनुकूल बनाया जाए। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं, स्क्रीनिंग परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराया जाए। और नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल पा रहे हैं केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। तो यहाँ पर खबर मिल रही है कि दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं प्रयागराज में, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 126 केंद्रों पर हुई थी। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर कुल 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरीके से जिले में कुल मिला के देखा जाए तो 2,78,976 अभ्यर्थी जो थे वो रजिस्टर थे। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी के तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है, पर नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अभी 51 शिक्षण संस्थाओं की सूची भेजी गई है, जिसमें एक पारी में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। इन केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो फिलहाल अब तैयारियां की जा रही हैं और आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। अगस्त के महीने में कभी भी आपकी फाइनल डेट आ सकती है। और आगे बढ़े तो देखो, जो यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं वो लोग भी बिल्कुल रेडी रहें। यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा जो है ये 20 जुलाई को कराई जाएगी और इस परीक्षा में प्रदेश के करीब 44,357 अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठेंगे। और परीक्षा के लिए DIOS को जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाने का निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा प्रयोगात्मक व आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा 15 और 16 जुलाई को कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ पेपर लीक जैसे आरोपों से घिरी नीट UG 2024 की काउंसलिंग टलती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले महीने ही ऑल इंडिया नीट UG 2024 की काउंसलिंग तिथि 6 जुलाई निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में UG की कुल 200 सीटें हैं। इनमें से ऑल इंडिया कोटे की 30 सीटें आरक्षित हैं। परीक्षा के नियंत्रक मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कविता चावला ने कहा कि प्रयागराज 6 जुलाई को काउंसलिंग है कि नहीं, इस संबंध में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर की क्विज अपलोड कर दी गई है। इस वीडियो के बाद आप तुरंत 5 मिनट देखिए आज के शानदार 10 से 12 प्रश्नों का जो क्विज है उसको ज़रूर लगा लीजिएगा। इससे आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी। आपने जैसे इतना समय दिया, 5 मिनट समय देकर आप क्विज ज़रूर लगा लें। और क्विज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपकी स्क्रीन पर भी है। साथ ही साथ जो आपका पहला कमेंट है उसमें भी इसका लिंक दिया गया है, तो अभी जाके अटेम्प्ट करें। धन्यवाद।